नमस्कार दोस्तों। आज हम बीजेपी से परिचित कराएंगे अलग अलग राज्यों की और केंद्र सरकार। 2014 में मोदी सरकार का आगाज हुआ था देश में। 19 के बाद अब 24 में फिर चुनाव होने, लगातार 2 बार बीजेपी का आगाज हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में ऐसा क्या दिया था जब लोकसभा चुनाव हुए 2014 के, फिर 2019 के, ऐसा उन्होंने क्या दिया था? ऐसी जनता को कौन सी गोली दी थी जो लगातार संख्या बढ़ रही है उनकी सीटों में, चाहे हम लोकसभा की 2019 की बात करें, अगर हम अलग अलग राज्यों में बात करें। वैसे हम उन राज्यों में नहीं कर सकते जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो ये कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार है लेकिन बदलाव के चलते बदल दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह फिर शिवराज सरकार बन गई। खैर यह एक अलग मसला है, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी के मुख्य मुद्दों पर कि मोदी सरकार केंद्र में कैसे आई। मोदी सरकार आई केवल गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल क्या है? अगर हम उनसे पूछते हैं तो गुजरात मॉडल केवल दो ही अगर हम जिले बता सकते हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, और इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर कोई भी, अगर हम एक छोटे से एरिया की बात करें, अगर हम पंचायत स्तर की बात करें, तो अगर कोई पंचायत स्तर पर 10 लोगों को रोजगार देने का कोई प्रधान काम करता है, सचिव या सरपंच कार्य करता है, तो उस मॉडल को हम एक अलग पंचायत की तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार ने गुजरात में किया था कि कुछ जिलों में जो है विदेशी कंपनियों को लाकर राज्य में कुछ रोजगार के अवसर दिए थे। लेकिन वर्तमान समय में हम जो आवश्यकता है गुजरात के मूलभूत सुविधाओं की बात करें, अलग देश के अलग अलग राज्यों में लोगों की मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो वह है चिकित्सा और शिक्षा। चिकित्सा को तो हमने देख ही लिया है क्योंकि कोरोना काल की अभी तीसरी लहर चल रही है, तब भी चिकित्सा व्यवस्था में उतनी गुणवत्ता नहीं है अन्य देशों के मुकाबले। पहली लहर और दूसरी लहर में तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो भी खोखलापन है वह जनता के सामने आ गया था, और सरकार नतमस्तक होने को चाहिए। अगर हम बात करें कि सरकार ने दूसरी लहर और पहली लहर में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता की जान बचाई जा सके एक प्राथमिकता के तौर पे, बशर्ते वो यह कह रही है कि मौतें नहीं हुई हैं, गंगा में लाशें नहीं थी, तो क्या है ये? तो हम बात कर रहे थे गुजरात मॉडल की। तो गुजरात मॉडल और अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली मॉडल से, तो वास्तविकता क्या है, जमीनी स्तर पर काम कैसे होने चाहिए? अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने कैसे कार्य किए हैं अपेक्षा गुजरात मॉडल की। अगर हम रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो रोजगार आपको कब मिलेगी जब आपकी शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होगी। क्योंकि वर्तमान समय अगर हम रोजगार की बात करें तो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के अलग अलग सभी राज्य भर्ती का फॉर्म भरा लिए जाते हैं और नजदीक आते आते उसमें स्कैम हो जाते हैं, या तो रद्द हो जाती है, या फिर पेपर लीक हो जाता है, या फिर जैसे के समय उसमें धोखाधड़ी धांधली हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम यह मान के चले कि अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के साथ भी आपकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी आपकी प्रणाली है, उस प्रणाली पर आप सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं, प्रतिबद्धता से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वह शिक्षा व्यवस्था व्यर्थ जाती है, एक आंदोलन के रूप में आ जाती है। फिर जैसे कि हम बात करें कि स्टूडेंट जिस प्रकार से माइंड अपना पढ़ाई में खपाता है, उसी प्रकार से वह अपने अधिकार को लड़ने के लिए उग्र भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान समय में एनटीपीसी की, एनटीपीसी पेपर में जो अभी रिजल्ट में स्कैम हुआ है, उसको लेकर बिहार की राजधानी पटना में और यूपी के अलग अलग जिलों में जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। तो क्यों? क्या उनका यह राइट नहीं है? राइट भी है। और अगर उनके पेपर में अगर ऐसी धांधली हुई है तो इसकी जिम्मेदार सरकार है, ना कि स्टूडेंट अपना अधिकार के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकार किसी को शांतिपूर्ण से नहीं मिल रहा। यह भारत की परिभाषा हो गई है, अगर आपको अधिकार चाहिए तो आपको लड़ना और मरना भी पड़ सकता है, लेकिन सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। सरकार इसका कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अपने मातहत ही कार्य कर रही है। अगर हम बात करें तो वह अपने स्वार्थपरक उद्देश्यों को पूरे करने के लिए ही कार्य करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम राज्य के या देश के जैसे अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार जिस प्रकार से वैकेंसी देती है वह अलग है, कोरोना काल में थोड़ी स्थगित हो गई है, लेकिन देश के जो अलग अलग राज्य स्टेट हैं वह जिस प्रकार से वैकेंसी देती है उनकी स्ट्रेटजी दो ही प्रकार की होती है। तो आप चुनाव जीतते हैं, जब सीएम बनते हैं उस समय,
और जिस साल आपके चुनाव होते हैं उसी वक्त, जैसे अगर हम बात करें यूपी की, वर्तमान समय में यूपी में चुनाव है, देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या। तो अगर हम बात करें जैसे चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन यूपी एक पूरी देश की राजनीति को क्रिएट करती है, तो वहां सबसे ज्यादा बोलबाला है उस राज्य का। तो अभी हम वहीं की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर आप जोग के क्षेत्र में बात करें तो आप देखें वहां पर किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार से स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, और किस प्रकार से लोगों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि स्टूडेंटों के लिए श्रम कार्ड के माध्यम से गवर्नमेंट की जो योजनाएं लॉन्च ऐसे समय होती हैं जिस समय उस राज्य में चुनाव होते हैं। केंद्र सरकार भी ऐसा नहीं है कि अगर राज्य में यूपी में बीजेपी सरकार है तो केंद्र सरकार भी फुल सपोर्ट कर रही है, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं, केंद्र के बड़े बड़े स्टार प्रचारक मोदी रैली कर रहे हैं, और योजनाएं भी वैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं वहां पर दी जा रही है, इंप्लीमेंट की जा रही है। लेकिन इसी के चलते अगर हम बात करें यूपी में जिस प्रकार से स्कैम हुआ है और जिस प्रकार से ई श्रम कार्ड के माध्यम से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, वह पैसे हम एक योजना के माध्यम से वोट बैंक को खरीदना भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम उसको वोट को खरीदना कहें, आज से पहले आप उस योजना को क्यों नहीं लागू कर सकते थे? क्या आप सरकार के खजाने में इतना पैसा नहीं था? लेकिन चुनावी समय क्यों चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? नहीं लेता क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की जो गेंद है वही भी सरकार के पल्ले में है, यह कहना कोई दो राय नहीं होगा। आज के समय में अगर हम बात करें 2014 से लेकर आज तक की बात करें तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जो मोदी सरकार के सामने नतमस्तक ना हुआ हो, चाहे वह आरबीआई बैंक हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा हो, चाहे आपके चुनाव आयोग हो। चुनाव आयोग की जिस प्रकार की रणनीति होती है, जिस प्रकार की नीतियां होती हैं, वह एक भी नहीं चल रही है। आप चुनाव रैलियों की बात कर रहे हैं, अगर हम इस कोरोना काल के प्रोटोकॉल को मानते हुए एक शादी के ग्रामीण स्तर में, एक शहरी स्तर में, छोटे स्तर में अगर हम बात करें तो शादी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े मॉलों को बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों को चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता के बाद भी उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें जनता भी काफी सारी आती है। तो क्या उन पर प्रतिबंध नहीं है? क्या राजनेताओं के लिए ये सब नियम लागू नहीं है? पर उनकी वह मनमानी है, वह किसी की नहीं सुनते, और ना ही सुनना इसलिए नहीं है क्योंकि उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कानून के भी हाथ बंधे हुए। क्योंकि अगर कानून बनाने वाला ही कानून को तोड़ता है तो उसे सजा देने वाला कौन है? कानून। पर मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कानून है जो कानून बनाने वाले को ही सजा दे। सुप्रीम कोर्ट को हर मैटर में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। यह देश के लिए बहुत ही क्षति की बात है कि छोटे छोटे से मैटर में, एक महीन से मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। जैसे अगर हम हाल ही में बात करें तो यूपी चुनाव में लेकर जो भी मैनिफेस्टो है अलग अलग दलों के, उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसों की सुविधाएं और भी अन्य सारी सुविधाओं में रियायतें दी जा रही है। तो इसमें लेकर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट इनको प्रतिबंधित करे और यह मैनिफेस्टो को माध्यम से इनको रद्द करे और उनका चुनाव चिन्ह जो जब्त किया जाए इस प्रकार। क्योंकि यह हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि सरकार जो भी वादे करती है वह पूर्ण रूप से पूरे नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ ना कुछ वादों को पूरा करती है। तो कहीं ना कहीं यह भी है कि कुछ वादों को पूरा कर देती है तो उन वादों को भुला दिया जाता है। तो यह बात है, क्यों यह मुद्दा उन्होंने क्यों उठाया? अन्य दल भी तो कर सकते थे। क्यों? बीजेपी के पास तो बहुत पैसा, सरकार राज्य में थी, सरकार केंद्र में भी है उनकी, वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह मुद्दा क्यों उठाया? क्यों? क्योंकि यूपी चुनाव की जो गेंद है, यूपी चुनाव की जो जनता है वह सपा की ओर जा रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए चुनाव अखिलेश यादव के पल्ले में जा रहा है। इसी को देखते हुए वह इस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यूपी के अलग अलग मुद्दों पे, जैसे अगर हम बात करें क्राइम को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, तो वहां पर अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो सरकार के जो योगी सरकार के जो 7-10 आंकड़े आते हैं, चाहे वो को लेकर हो, चोरी को लेकर हो और अलग अलग क्षेत्र को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर हो, तो वह आंकड़े उनके नजर में तो कम आते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो अलग अलग मीडिया हाउसों के माध्यम से आते हैं वह उनसे दोगुनी रफ्तार से आते हैं। और जो संस्था होती है जो क्राइम रेट को अलग तरीके से कैलकुलेट करती है और राज्य सरकार अलग तरीके, क्योंकि कोई भी राज्य अगर हम छोटे से परिवार की बात करें तो अपने परिवार में की हुई गलती को हमेशा वह छुपाते हैं कि वह बात बाहर ना आए। तो इसी प्रकार से एक राज्य भी होता है कि राज्य में हुए जो भी क्राइम हो वह अधिकतर दबा दिए जाते हैं कि हमारा जो राज्य के क्राइम रेट है, राज्य की जो रेपुटेशन है वह कम ना हो और अलग अलग जो, क्योंकि इन सभी से, क्योंकि जो भी अगर आप बात करें कि कोई संस्थान है आपके यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहती है और अपने यहाँ से कोई सर्कुलेट करना चाहती है कि संस्थान रोजगार के उपलब्ध,
तो कहीं ना कहीं उस राज्य का स्वच्छंद वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है। तो इस मामले में यूपी किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, लेकिन वहां के आंकड़े हैं जो वहां के असाध आंकड़े कम होते जा रहे हैं, जो कि वहां उस सरकार की राजनीति के कारण, और इसमें केंद्र भी इन्वॉल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि सरकार दोनों की एक ही है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो यूपी ही है जहां से सबसे ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं और मजदूरी करते हैं। जनसंख्या वहां की 18 करोड़ से भी ज्यादा, इसलिए वहां पे व्यवस्था इतनी लचीली है, इतनी गड़बड़ व्यवस्था है कि वहां पर स्वास्थ्य के लाले पड़ गए थे जब दूसरी लहर आई थी, सबसे ज्यादा प्रभावित था और सबसे कम वहां पर सुविधाएं थी। तो कहीं ना कहीं यह है कि अगर आप वोट मांग रहे हैं तो आप शिक्षा पर मांगे, स्वास्थ्य पर मांगे, यह मांगने की बात है। लेकिन हम आपसे भी कहते हैं, अगर आप वोट देना चाहें तो आप शिक्षा पर वोट दें, स्वास्थ्य पर वोट दें, और इसके अलावा आप रोजगार, नौकरी और सरकार की नीतियों को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट कर चलाने वाली सरकार, चलाने वाले विचार, चलाने वाले व्यक्ति को ही आप वोट दें। और सरकार चुनना हमारी मजबूरी भी है, सरकार तो चुनना ही होगा, तो किसे चुने और किस माध्यम से कार्य कराएं, हम अपने अधिकार को कैसे पहचानें, इन सभी को हमारे लिए बहुत जरूरी है। और भारत देश अब ऐसा है कि हमें अपने अधिकार मांगने के लिए लड़ना और लड़ना पड़ता है। यह स्थिति 2014 के बाद ही आई है। ज्यादा अगर हम परसेंटेज में बात करें तो आंकड़ों में सबसे ज्यादा अभी आई है, और इससे पहले भी थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था, उस समय भी था, लेकिन इस स्थिति को विकट बनाने में मोदी सरकार का अव्वल नंबर का हाथ है। और इसमें यह नहीं कहता शीर्ष नेता की इसमें जिम्मेदारी है, इसमें उनके कार्यकर्ता सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि छोटे स्तर की चयन है जो वह मजबूत नहीं है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी एक शीर्ष नेता की होती है, जिस पर एक अगर हम बात करें तो मोदी सरकार को ही ब्लेम किया जाता है, जबकि उनकी नीति, उनके कार्य, उनके सभी विचार उनके राष्ट्र के हित के अनुसार है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो निचले स्तर से, अगर हम सीएम से लेकर विधायकों की बात करें तो कहीं न कहीं से वह भी एक गुंडागर्दी के माध्यम से अलग अलग नीतियों का पालन करते हैं, जिसके माध्यम से शीर्ष नेता की छवि धूमिल होती है। तो यह भी एक मुख्य वजह है कि जिस माध्यम से हम देश के पीएम उस पार्टी के शीर्ष नेता को ब्लेम करते हैं, चाहे वह जनता हो, चाहे कोई पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, वह देश के शीर्ष जो पार्टी का मुखिया है और जो वर्तमान समय में देश का प्रधान भी है, उसी को बिलोंग करता है, उसी के अनुसार नीतियों का इम्प्लीमेंट होता है, उसी के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो कहीं न कहीं यह भी है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी मंजूरी है। अगर हम एक छोटे से उदाहरण के रूप में परिवार की बात करें तो परिवार का मुखिया अगर जैसा कहता है तो परिवार में इन्वॉल्व जितने भी सदस्य हैं उसी नीति के आधार पर कार्य करते हैं। तो कहीं न कहीं ठीक उसी प्रकार हमारा देश भी चल रहा है। तो आप समझें देश की नीतियों को, सरकार की नीतियों को, अलग अलग राज्यों की स्ट्रेटजी को, वहाँ के रोजगार, वहाँ के जो भी व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं को समझने के बाद ही आप चुनाव के समक्ष जो भी व्यक्ति है, जो उम्मीदवार है, उसको आप चुने। और यूपी और जैसे कि झारखंड और जहां भी चुनाव है 5 राज्यों में, उनमें व्यवस्थापिका के आधार पर ही आप सरकार को चुने। वास्तविकता क्या है यह आप जानते हैं, तो उसके आधार पर ही आपको कार्य करना और सत्य से परहेज कैसा, सत्य को आप सकारात्मक रूप से लें और वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति को बदलेंगे तभी तो कुछ भविष्य में नया होगा। तो जरूर वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए हमें सब तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।